ठीक है भैया, आज क्या डेट है? चैप्टर नंबर कौन सा है? हाँ, लीनियर इक्वेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है? चलो भैया, इनके बारे में हमने डिस्कस तो कर ही लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे लिखना। सबसे पहले लिखेंगे भैया व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम देखो बेटा, शॉर्ट में लिखेंगे एकदम, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री 1 होती है। क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होता है ना। अब पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल इफ अ डिग्री 1। अब इतनी बड़ी रामायण लिखे हैं, छोटे बच्चे तो है नहीं, और ना कोई एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लेकिन भविष्य में तुम वापस से इस चैप्टर में लौट के आओ पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तब आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो तुम केवल इन 3 चीजों से समझ जाओगे। इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखे कि अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल इफ द डिग्री इज 1। इतना देखने के बजाय हम इतना समझ गए कि लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। जिसकी डिग्री क्या होती है? और किसी भी पॉलिनोमियल को हम px से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अच्छा, इसके बारे में देखो भैया, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होती है? एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। उस लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल टू में हम क्या लगा देते हैं? जीरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो बन गया भैया px। क्या बन गया? px इक्वल टू 0। A linear polynomial is called be a linear equation if the equal to the 0 या equal to the another number। इस दुनिया का कोई भी पोलिनोमियल अगर इक्वल टू में किसी अनदर नंबर के आ जाता है वो जीरो हो। अब जैसे मान लो अभी हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने इक्वल टू में जीरो कर दिया। जैसे मान लो कोई सिचुएशन है, जैसे हमने पापा के सामने तो सिचुएशन पैदा कर दी मम्मी की, ऐसा ना, पापा के सामने जीरो कर दिया, जैसे इसको जीरो लगा के बना दिया किसी का पापा, ऐसा नहीं ना। वहां कोई सिचुएशन है। अगर आप किसी पर्टिकुलर, जैसे ये देखो, जैसे मैंने एक इक्वेशन बनाई हुई है कि x प्लस मान लो 2 है, जैसे x प्लस 2 है और इसके इक्वल में मैंने लगा दिया 4। क्या लगा दिया? एक सिचुएशन में डाल दिया। तो फिर x की वैल्यू आपको 2 ही रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? तभी वो 4 आएगा। क्या आएगा? तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके इक्वल टू के अंदर इधर कोई सा भी नंबर हो। अभी मैंने केवल तुम्हें समझाने के लिए जीरो लगाया। क्या लगाया? तुम जीरो के अलावा और कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अभी हमारे पास में कोई सिचुएशन थी नहीं तो हमने भैया जीरो डाल दिया। क्या डाल दिया? जीरो। इक्वल टू में एक ऐसी सिचुएशन डाल दी जो हमको भी नहीं पता क्या है, कुछ नहीं पता, इसका मतलब जीरो है। तो वो जीरो डालते ही भैया ये पॉलिनोमियल क्या बन गया? इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? आगे बात समझ में? किसी पॉलिनोमियल के इक्वल टू में कोई अनदर नंबर आता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? अच्छा, अनदर नंबर जरूरी नहीं कांस्टेंट ही हो, वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। कहने का मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x प्लस वाई इक्वल टू वाई, एक जेड लिख दो या पी लिख दो या क्यू लिख दो, इस दुनिया का कोई सा भी नंबर लिख दो। कहने का मतलब ये है, अभी बोला ना अनदर नंबर, अनदर का मतलब कोई दूसरा। आ गई बात हमने। अब वो दूसरा कुछ भी हो सकता है भैया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम, इसके आगे और बढ़ते हैं। सर हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन की, आपने पहले समझाया लीनियर पॉलिनोमियल। समझाना बेहद जरूरी, क्योंकि पॉलिनोमियल ही आगे चल के क्या बन रहा है? इक्वेशन। अच्छा, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? टू वेरिएबल। यानी कि सर एक ऐसी लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं जिसमें कितने वेरिएबल है? A linear equation is called be a two variable linear equation if contain two variable या having two variable। इस दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल है बेटा, क्या है? जैसे अभी ये जो क्लासरूम है ना, वो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। पूछो कैसे? लड़के हैं लड़कियां हैं, एक तरफ लड़कियां बैठी एक तरफ लड़के बैठे हैं, तो एक ये वेरिएबल होगा, अनदर ये वेरिएबल। अगर मान लो ये पूरी स्कूल लड़कियों की होती है, कोचिंग पूरी लड़कियों की होती है, ऐसी स्कूल होती है ना गर्ल्स पब्लिक स्कूल, वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। उसमें एक ही वेरिएबल मिलेगा, जो भी दिख रहा है लड़की दिख रही है। आ गई बात समझ में? जैसे लड़कों वाली जैसे स्कूल होगी तो उसमें लड़के ही लड़के होंगे। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल लीनियर
इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, देखो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, हमको मैथमेटिशियन बनना है। मैं जब जब बिटवीन बोलूंगा ना तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये बिटवीन है, ये इक्वेशन है, ये दैट इज है, ऐसे शॉर्ट में चलेंगे। आ गई बात समझ में? अपन तुमको जितनी स्पेलिंग वगैरह लिखनी है आप इंग्लिश में लिखो, एसएसटी में लिखो, या एकदम शॉर्ट में चलेंगे। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की हमको क्या पता होना चाहिए? जनरल फॉर्म क्या पता होनी चाहिए? देखो अभी मैंने डेफिनेशन बोली, अ लीनियर इक्वेशन कॉल्ड बी अ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इफ दे हैव टू वेरिएबल्स। आगे बस में अब इतनी लंबा चौड़ा लिखे से बड़े तो जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, उससे समझ में आ जाएगा क्या होती है। देखो इधर यही सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू। अच्छा यहाँ एक एक चीज देखो भैया, वेहर, वेहर का मतलब होता है जहां, जहां क्या क्या है भैया, जहां आप ए को और बी को क्या नहीं कर सकते बेटा? जीरो नहीं कर सकते। आप ए को और बी को क्या नहीं कर सकते? अच्छा, ए और बी को जीरो नहीं कर सकते, इसका मतलब ए और बी है क्या? नंबर्स है बेटा। क्या है? इस दुनिया का कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन ए और बी को आप जीरो नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? जीरो। अभी उसका रीजन बताऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं कि सर ये ए कोमा बी कोमा सी जो ऊपर दिख रहे हैं ये है क्या? ये बेटा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर्स। क्या होता है? अब मैंने देखो यहाँ पे सी को जीरो लिखा, क्या इसका मतलब सी की जगह आप ऐसा कुछ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा बना सकते हो 2x प्लस में 3y इक्वल टू 0, ऐसा बना सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि एक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में ट्राइनोमियल ही हो, मतलब तीन ही पद हो, आप दो पद लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सी को जीरो करो बिंदास, लेकिन आप कभी भी ए और बी को क्या लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? इधर देखो, जैसे मान लो यहाँ एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और एक्स के आगे ए आता है, अगर मैं ए को जीरो कर दूंगा तो इसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। और दुनिया का कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बना लेगा? जीरो का मीनिंग है क्या? नथिंग। जीरो का मीनिंग क्या है? यानी कि सर कोई समस्या ही नहीं है, समाधान किसका करोगे फिर? जैसे किसी बोले सर मेरा कोई समाधान नहीं, मतलब जा घर पे जा, फिर सो मजे से। जब तेरे को समस्या ही नहीं है तो समाधान किसका निकाले? इसलिए आपको भैया दो समस्याएं हमेशा डालनी पड़ेगी, दो समस्या हमेशा डालनी पड़ेगी, तो वो दो समस्याएं आपको दिखनी भी चाहिए। इसलिए आप कभी भी ए और बी को जीरो नहीं। अच्छा, ए और बी जीरो नहीं हो सकता, ए बी सी नंबर्स होते हैं। सर ये ए की आइडेंटिटी क्या होती है? ए अपने आप में क्या है? तो ए अपने आप में भैया कोफिशिएंट है बेटा। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल। वो नंबर जो एक्स के आगे गुणा में लगा हुआ है उसको हम ए कहेंगे। क्या कहेंगे? ए। अच्छा, बी क्या है सर? तो बी यहां पर जो है वो क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ वाई। और सी क्या है? तो यहाँ सी क्या है बेटा? फ्री कांस्टेंट है। क्या है? फ्री कांस्टेंट है, यानी कि ऐसा नंबर जो अकेला पड़ा हुआ है। अब देखो छोटी क्लासेस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न दे देगा 3x प्लस में 2y माइनस में 3 इक्वल टू 0, और आपसे पूछा जाएगा ए क्या है? ए क्या है? जैसे मान लो मैं अलग अलग तरीके के प्रश्न बना रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके सामने आया एमसीक्यू का। एमसीक्यू जानते हो? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो एबे सदे वाले। इसमें आया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, और ऑप्शन में आया 3, 2, -3 और 0। एक तो ये आया। फिर एक प्रश्न आया व्हाट इज बी, इसमें ऑप्शन यही है 3, 2, -3 और 0। फिर आया ऑप्शन सी, इसमें आया भी आपके ऑप्शन 0, -3, 2 और 3। इस तरीके के आपको एग्जाम में प्रश्न बनाकर दिए जा सकते हैं। आगे बात समझ, हमसे पूछेगा पहला प्रश्न व्हाट इज ए, तो भैया किस पे टिक लगाओगे? हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज बी, तो किस पे टिक लगाओगे? हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज सी, तो किस पे टिक लगाओगे? -3। किस पे टिक लगाओगे? आ गई बात समझ में? अगर प्रश्न इस तरीके से घुमा के दे दिया जाता तो बताओ इसमें सी क्या है? अच्छा, अच्छा, तुम समझे ही नहीं ना, जब तो बताओ इतनी इतनी जल्दी तुम भूल जाते हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी खत्म। तुमने शायद वो मेरा मस्तिष्क वाला ब्रेन वाला नहीं पढ़ के आए हो ना, नहीं पढ़ के आए हो ना, क्लियरली बोलो नहीं पढ़ के आए हो ना? थोड़ा सा पढ़ा, शायद 4 या 5 स्लाइड ही थी वो, ज्यादा से ज्यादा 7 स्लाइड होगी। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम अपने ब्रेन को समझ सको, और तुम मेरे को समझने आगे। बताओ, तुम मेरे को समझने आगे और तुम अपने आप के ब्रेन को नहीं समझना चाहते।
तो फिर मेरे ब्रेन से जो चीजें निकल रही है वो तुम्हारे समझ में आएगी क्या? मैं तो फिर भी बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और साधारण चीजें समझाता हूँ। मेरी एक ही गंदी आदत है, मैं एज ए टीचर अपनी दो कमियां बता रहा हूँ तुमको। पहली गंदी आदत मेरी ये है कि मैं साफ नहीं लिखता कभी बोर्ड पे, साफ। और दूसरी चीज, मैं इधर उधर चीजें डालता हूँ, ये मेरी कमी है, मैं इसको सुधारना भी नहीं चाहता। मैं क्यों नहीं सुधारना चाहता कि बच्चा मेरे से पूछे सर ये क्या लिखा हुआ है, तो उसका फोकस माइंड बढ़े। मैं बताऊं ये लिखा हुआ, वो सोचा हाँ यार ये लिखा हुआ। ये मैथमेटिक्स की कमियां आपके लिए बेनिफिट है, इसलिए मैं सुधारना नहीं चाहता। दूसरा, मैं क्वेश्चन को है ना इधर उधर डाल के रखता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी एनालिटिक पावर मजबूत हो। तुम छांटो, इधर से थोड़ा सा उठा लिया, इधर से थोड़ा, तो तुम्हारी एनालिसिस की पावर दमदार हो। ये दो कमियां। दूसरी कमी मेरे में क्या है कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ। मैं ही नहीं बोलता, हर मैथमेटिक्स के टीचर को ऑब्जर्व करना, क्योंकि हमारी क्रिएटिव थिंकिंग इतनी पढ़ाते पढ़ाते, हम क्रिएटिव है ना है, हम मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कि हमको लगता है कि ये सब इंटेलिजेंट है। मैथमेटिक्स के टीचर को सब इंटेलिजेंट लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको खुद की तरह समझता है। तो वो सोचता है मेरे को मैथ्स आ गई, इसका मतलब सबको मैथ्स आ गई। ये एक उसकी सबसे बड़ी कमी भी है और ये इसकी एक सबसे बड़ी पावर भी है। वो देखो, तुमको है ना एकदम अपनी जैसे समझ रहा है, इसका मतलब तुमको इज्जत दे रहा है, लेकिन तुम इज्जत पाने लायक ही नहीं हो। अब मैंने तुमको बोला था कि तुम्हारे पास पूरा संडे का टाइम है, लेकिन संडे को पता नहीं तुम कौन सा जरूरी मीटिंग कर रहे थे। क्या पता मोदी से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो गया तुम, कि सर वो प्रोटेस्ट वाला चल रहा था, हमको बुलाते, हम आपको राय देते। इतनी जल्दी? अभी अभी मैंने बोला कि जो फ्री है, जो क्या है, वो क्या है? तो बताओ इनके अंदर, इसमें फ्री कौन दिख रहा है तुमको? अब सुनो, हमारा जनरल टर्म क्या कहता है कि सी इधर नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए। बी के पास में सी होना चाहिए। बताओ बी के पास में सी है क्या? तो फिर लाओ बेटा पहले इसको। तो बताओ ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा? तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा? सी। इस क्वेश्चन का आंसर भी सेम है। अरे सी इधर रखो, उधर रखो, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस का 3 प्लस में 2x प्लस में 3y इक्वल टू 0। तुमको ये रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है। तुमको तो ये पता होना चाहिए सर x के पास में जो है वो a है। अब वो चाहे x तुमको यहां मिले, यहां मिले, यहां मिले, इधर मिले, ऊपर मिले, नीचे मिले, तुमको डजंट मैटर। तुमको बेटा इस चीज को रटना थोड़ी ना है। मैंने अभी अभी आइडेंटिटी बताई कि जो x के पास में है वो क्या है। अगर मान लो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी होता, तो ये थोड़ी ना बन गया a, ये थोड़ा ना बन गया ए। ए कौन है? कौन है रे ए? एक्स के पास में जो है वो ए है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा बना दूं, माइनस का 3 प्लस का 3y माइनस का 2x, तब भी भैया ए तो वही है जो एक्स के पास। आ गई क्या बात समझ में? आपको रीअरेंज करना है। क्या करना है? आपको इस फॉर्मेट को इस तरीके से जचाना है। अरे तुम्हारे घर में कपड़े लत्ते इधर उधर फेंक देते हो, तो सारा घर ऐसे थोड़ा होता है। तुम कहीं भी डाल दो यार, उठा के तो एक बार कबड़ में ही रखना पड़ेगा ना। तुम्हारे टीचर ने या एग्जामिनर ने कैसे ही कचरा फैला दिया हो, तुम उसको समेटना आना चाहिए ना। तो तुमको बता रखा है ना घर पे अलमारी वहां है तो वहां रख दो। अरे बर्तन मांजने के बाद में अलमारी में तो रखते हो, जहां भी उसका स्टोरेज है वहीं तो रखते हो। तो इसको तुमको बता रखा है ना, इसको ऐसे ठीक करना है। तो तुम बोलोगे सर सबसे पहले ए एक्स आना चाहिए, तो ए एक्स इधर पड़ा है, इसको इधर लाएंगे सर सबसे पहले, तो माइनस का 2x प्लस का हो गया। इसके पास में बी वाई वाली टर्म होती है, तो इसके पास में बी वाई वाली लिख दो, ये लिख दो बी वाई वाली। फिर इसके पास में सी वाला होता है, तो सी इधर पहले से पढ़ा, ये माइनस का था, इधर आगे 0 सेट कर दिया ना इसको। अब सेट करने के बाद बता दो। और अगर तुम्हें लगता है कि सर हम तो बिना सेट करे ही बताना चाहते हैं, तो फिर इतनी माथाफोड़ी जरूरत नहीं है तुमको, इसकी माथाफोड़ी की जरूरत। तुम बोलोगे सर जो ए के पास, एक्स के पास लगा हुआ है, जो एक्स के पास लगा हुआ है उसको हम ए कहेंगे। तो इस केस में ए कितना हो गया? माइनस का कितना हो गया? जो बी के पास, वाई के पास लगा हुआ है वो क्या हो गया? हमारा बी हो गया। और जो अकेला पड़ा है वो क्या हो गया? ऐसे याद कर लो। आगे क्या बात समझ में? इसलिए देखो भैया, मैथमेटिक्स में चीजें रटना मत भाई। अगर तुमको नहीं समझ में आता तो तुम 10 बार पूछ लेना, मैं बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर तुम मेरी बताई गई बात को केवल आंख बंद करके मान रहे हो कि सर तो सही बताएंगे, तो सर तो सही बता के गए, लेकिन तुमको कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि तुमने क्रॉस क्वेश्चंस नहीं किए। सर तुम्हारा दायित्व बनता है कि सर ये इधर होता तो क्या होता, इधर होता तो क्या होता। और ये क्वेश्चंस कब आएंगे? जब आप डाउट्स क्लियर करेंगे। अच्छा, डाउट्स कैसे आते हैं? जब आप प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? अभी मैं उस क्लास में बता रहा था, कोई टीचर कोई कॉन्सेप्ट बताता है, उसके बाद में भैया ये होती है अंडरस्टैंडिंग। क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग के बाद में होती है प्रैक्टिस। क्या होती है? अभी मैं इसको लागू करने वाला हूं। मैं 1-2 महीने बाद जब मेरे पास थोड़ा सा मैटर इकट्ठा हो जाता है, मैं ये बता सकूं हाँ बच्चों मैंने 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए, उसके बाद मैं इसको लागू करता हूँ। अभी चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारा स्टार्टिंग फेज चल रहा है।
प्रैक्टिस के बाद में दो चीजें होती है, क्या होती है? या तो कॉन्सेप्ट में है ना बिलीव बन जाता है, क्या बन जाता है? बिलीव सिस्टम बन जाता है। या तो कॉन्सेप्ट आ गया तो बिलीव हो गया कि सर हम कर लेंगे, और या फिर भैया डाउट्स आते हैं। क्या आते हैं? दोनों में ही मजे हैं तुम्हारे, दोनों में ही स्टूडेंट का फायदा होता है। पहला फायदा, अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिलीव सिस्टम में चला गया, तुमको 2+2 4 आ गया, तुम्हारे मजे है कि नहीं कि सर इसीलिए तो आ रहे थे आपके पास। हम क्यों आ रहे हैं आपके पास कि आप जो समझाए हमको समझ में आ जाए, तो मजे है कि नहीं है। दूसरा, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा प्रैक्टिस करने के बाद, तो भी मजे है कि आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। यानी कि जिस क्वेश्चन को और बच्चे एक एक बार में समझ गए, हमको 2-3 बार टाइम मिल रहा है उसको समझने का, यानी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो रही है। क्यों? क्योंकि टीचर जब डाउट बताता है ना, तो अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा और डीप चला जाता है। यार इससे तो पार पड़ी नहीं। डॉक्टर क्या करता है? एक दवाई देखता है, मुझे फायदा आया नहीं, तो थोड़ा और हैवी दवाई देता है, तो इससे फायदा आया नहीं, तो और हवाई हैवी देता है, उससे भी तो इंजेक्शन ठोक देता है। तो टीचर के पास भी यही है। तुम बोलोगे सर ये नहीं समझ में आया, तो मैं थोड़ा और डीप जाऊंगा। तुम बोलोगे सर इससे भी समझ में आया, तो और डीप जाएंगे। जैसे अभी इसी फॉर्मेट को मैंने 3-4 एग्जांपल से समझाया ना, तो हम गए ना डीप। तो तुम्हारी क्लियरिटी यही होगी कि हाँ सर, आप चाहे कहीं लिखो, जो अकेला दिख गया उसी को सी मानेंगे। उसी को क्या मानेंगे? जैसे बताओ, इस क्वेश्चन में तन्नू दीदी बताएगी माइनस का 2y प्लस का 3 2x विल बी 0। बताओ इसमें सी क्या है? आई ना क्लियरिटी? आई ना? इसने तुरंत उसी पे नजर दौड़ाई कि जो अकेला दिख रहा है सर। अब वो चाहे कहीं हो, हमको कोई मतलब नहीं, अकेला कौन दिख रहा है भाई? ये अकेला दिख रहा है क्या? ये तो वाई के साथ दिख रहा है, ये टू के साथ, ये एक्स के साथ दिख रहा है, अकेला कौन दिख रहा है? तो इसने तुरंत आंसर दे दिया। इससे क्लियरिटी आती है। लेकिन ये क्लियरिटी कब आएगी? जब आप हमसे डाउट्स पूछोगे। अभी जो मैंने अभी तो ये क्वेश्चन ले लिया तो तुम्हारी क्लियरिटी आएगा। अगर सोचो मैं ये क्वेश्चन नहीं लेता तो तुम बंधु की तरह बैठे रहते हैं, नोट करके चल जाते। ये मेरी आदत है कि मैं डीपेस्ट पॉइंट को उठा लूंगा, लेकिन कई बार बेटा हम भी पढ़ाते पढ़ाते भूल जाते हैं। तो ये तुम्हारा दायित्व है कि सर ऐसा होता तो, वैसा होता तो। और ऐसे क्वेश्चन साइंस में भी किया करो। सर ये लाइन इधर से जाती तो। ऐसे क्वेश्चन जब पूछोगे ना, तब क्लियरिटी आएगी। अभी तुमको पूछना चाहिए था कि सर ये ax इधर होता तो, ये 0 इधर होता तो। ऐसे क्वेश्चन जो बच्चा करना सीख गया, उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। आगे बात समझ में? चलो भैया, यहां तक नोट कर लिया क्या? नोट करो फटाफट, यहां तक नोट कर लो। बोर्ड से देख के सही उतारना भी। आईएएस में पूछा गया प्रश्न नहीं है, आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया कि एक जानवर कौन सी 2 भाषाओं का प्रयोग करता है। अब हम लिखित करेंगे तो तोता कौन सा पेन लेके बैठा है कि तोती को लिख रहा है भैया लेटर। ये चेहरे पे मुस्कान है, इसका मतलब तुम डीप लेवल तक चीजों को जानते हो। आगे देखो भैया, लिखो भैया नेचर ऑफ रूट्स। इन चीजों में दिमाग तुम्हारा बहुत तगड़ा चलता है। कभी बैठ के बात करेंगे, है ना? मैं हर टॉपिक पे बात करता हूँ। लास्ट नाइट मैंने लड़कियों से एक अच्छे बहुत टॉपिक पे बात किया था, सेल्फ डिफेंस के ऊपर। शानदार टॉपिक चला था, घंटे 1.5 घंटे हमारी कन्वर्सेशन चली थी, जिसमें लड़कों से भी मैं बात करता हूँ। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम कंबाइंड टॉपिक बात करते हैं। मैंने पहले बोला था, डॉक्टर, टीचर और वकील से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। हम तुम्हारे सबसे बड़े दोस्त हैं, याद रखना, सबसे बड़े दोस्त हैं। अगर तुम छिपा रहे हो, अब जैसे मान लो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आता है तो अधिकतर दांत निकाल कर देते हैं। अरे भैया, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन में आता है सबसे पहले, जो रिप्रोडक्शन करता है वही लाइव यानी कि सजीव होता है। उसमें तुम दांत निकाल रहे हो, बताओ? अरे सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? सर मजा आता है, लड़के लड़के दोनों मजे लेते हैं उसमें। बताओ, शरीर के बारे में जानना, हर लड़की को अपने शरीर के बारे में तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। लड़कों को भी अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए। इसमें तुम मजे, अरे स्टडी जो होता है ना, वो एक सीरियस टॉपिक है, उसको हंसी मजाक में मत लो। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो चीजें होती है ना, उसमें मजा लो। अब तुम बताओ, नेचर और रूट्स में मजे ले रहे हो, नेचर और रूट्स के आसपास में जो बातें हो रही है उनमें मजे लो। अच्छा, यहाँ रूट्स क्यों लिखा हुआ है? रूट्स लिख दो, सॉल्यूशन लिख दो, जीरोस लिख दो, डजंट मैटर। नेचर यानी क्या होता है? प्रकृति क्या होती है? और रूट्स यानी क्या होता है? आंसर्स क्या होते हैं? अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी आपके पास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा, उसको सोल्व करेंगे। अरे इक्वेशन का क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं ना। ये क्या लिखा हुआ है? थॉट को क्या किया जाता है? एक्सप्लोर किया जाता है, तो सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो, वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स है तो इक्वेशंस भी कितनी लगेगी? अब सुनो,
हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से तो ऑपरेट करेंगे। अरे एक्स वाली टर्म बताओ, मैं यहां लिख रहा हूं 3x और यहां लिखा हुआ है, मान लो कुछ यहां लिखा हुआ है प्लस और यहां लिखा हुआ है 6x, क्या लिखा हुआ है? तो यहां 6x क्यों आया, कब आया? जब यहां 3x होगा। वहां 6x कैसे आया? तो भैया x को ऑपरेट करने के लिए x चाहिए ना। अरे भैया मैंने ये लिखा, छोटी क्लास में हम सीखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटी एग्जाम में, बताओ बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ यहाँ क्या आएगा। तो छोटा, तुम तो बताए छोटे बच्चे तो इधर उधर से नकल मारते हैं, होता ही नहीं उनसे। तो हम बोले सर यहाँ 3 लिख दो, क्या लिख दो? तो भैया नंबर को ऑपरेट करने के लिए क्या आया? अरे नंबर आया ना। तो भैया x को ऑपरेट करने के लिए x चाहिए और y को ऑपरेट करने के लिए, तो मैंने एक इक्वेशन बनाई, ax प्लस by प्लस c। अरे तो इसको ऑपरेट करने के लिए ऐसे इक्वेशन और लगेगी ना। अरे आलू की टिक्की बनाने के लिए एक आलू से थोड़ा काम होगा, आलू के साथ और आलू चाहिए साथ में। आ गई क्या बात समझ? एक बच्चे थोड़ा पढ़ते हैं, बच्चों के साथ में ग्रुप स्टडी करने के लिए और बच्चे चाहिए। तो भैया इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए, तो एक और ले आएंगे, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू। अब तुम्हारी क्लास में कोई गधा तो बैठा नहीं है कि सर हम तो सारे इंसान बैठे हैं, ये गधे वाली लाइन है। तो भैया यहाँ भी तो मानव भी बैठे, इंसान ही बैठे हैं। तो भैया इसको ऑपरेट करने के लिए ऐसा ही लगेगा सर। लेकिन अब ये कैसा पता चले कि ये सिद्धि है ये रिद्धि है? तो कुछ तो डिफरेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे ना। अच्छा वेरिएबल में हम डिफरेंस क्रिएट, जिसके बारे में हमें नहीं पता। अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक रील देख रहा था, वो गजब, में इतना हंसा उस रील को देखने के बाद में, अगर तुम भी समझ जाओगे तो हंसोगे। हाथी को देखने के बाद हम क्या कहते हैं कि ये क्या जा रहा है, उस हाथी को पता ही नहीं कि उसको हाथी कहते हैं। तुम समझे इस चीज को? जैसे मान लो कोई हाथी जा रहा है तो हम देख के क्या बोलेंगे, लेकिन उस हाथी को ये नहीं पता कि उसको हाथी कहा जा रहा है। तुम निकाल के आए, तुमने निकाला उसका नाम, आया ना मजा। हालांकि मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, लेकिन उस रील्स को तुम देखोगे ना, तब मैं भी नहीं समझा इसको थोड़ी देर के लिए। लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि एक्चुअल में जितने ये डॉग्स घूम रहे हैं ना, इनको मतलब नहीं, तुमको डॉग्स कहो, बिल्ली कहो, हाथी कहो, ये जानते ही नहीं है कि हमको ये डॉग्स कह रहे हैं। हाथी को नहीं पता कि ये लोग जितने घूम रहे हैं हम मेरे को हाथी कहते हैं। तुम हाथी को बिल्ली कहोगे तो भैया हाथी अपने आप को बिल्ली मान लेगा। अगर सोचो शुरू से कोई हाथी को बिल्ली बोलता होता और बिल्ली का नाम हाथी होता, तो आज हम बिल्ली को हाथी बोल रहे होते और हाथी को बिल्ली बोल रहे होते। उनको पता ही नहीं बेचारों को कि मेरे को हाथी कहते हैं ये लोग। हमको पता है क्योंकि हमारे पास में कॉन्शियस माइंड है। अगर तुम वो माइंड वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, वो माइंड की स्लाइड दी है, तो उसमें एक टॉपिक है कि आपका माइंड कॉन्शियस तब होता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति तब होती है जब वो आपकी एक्चुअल बॉडी से बहुत छोटा होता है। एक्चुअली देखो आज हमारी बॉडी, मैं 76 किलो का हूं, लेकिन मेरे पास जो मस्तिष्क का वजन है वो 1.5 किलो है, 1.5 किलो से भी कम होगा। लेकिन हाथी देखो, हाथी के पास में मस्तिष्क थोड़ा सा होता है, लेकिन उसका शरीर देखो कितना बड़ा होता है, तो माइंड उसी को संभालने में लग जाता है। हमारा आधा किलो का, जैसे मान लो मेरे पास 1.5 किलो का माता है, तो आधा किलो तो पूरी बॉडी को संभाल लेगा, तो 1 किलो बच गया ना, वो 1 किलो इधर उधर घूम रहा है फिर। लेकिन हाथी का बताऊं, हाथी का आधे से ज्यादा मात्रा तो उस बॉडी को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा उसको, इतना ये घास मिल जाए, वो मिल जाए, पानी मिल जाए, उसमें पूरा हो गया वो। अगर सोचो हाथी का माइंड उसकी बॉडी को कंट्रोल करने के बाद भी और कॉन्शियस माइंड होता, तो आज हाथी भी किसी लो यूनिवर्सिटी में डिग्री ले रहा होता, और वो भी भैया लेटर लिख रहा होता। आ गई बात समझ में? लेकिन इनके पास क्या होता है, जानवरों के पास जो माइंड होता है ना इनका, ये इतना छोटा होता है कि अपनी बॉडी को कवर कर ले, वही बहुत है। आपको पता है जब हम कोमा में चले जाते हैं तो हमारा माइंड केवल हमारी बॉडी को ही देखता है और किसी को नहीं देखता, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, तो वो इतना ही रहता है उसका माल मसाला कि वो बॉडी के ऑर्गन चला सके। मेरा जो सिर है वो इस टाइम में तुम्हें पढ़ा भी रहा है, मेरा सिर अपने बॉडी के ऑर्गन्स भी चला रहा है, मेरा सिर है ना अपने परिवार को भी ध्यान रख रहा है कि भैया मेरे पीछे परिवार भी है। इस माइंड को ये भी पता है कि जयपुर वहां है, इस माइंड को ये भी पता है कि नरेंद्र मोदी वहां बैठा है, ट्रम्प वहां बैठा है, इसको सब कुछ पता है। इसको ये भी पता है कि सोशल मीडिया पे कितने अकाउंट है, अभी कितने वीडियोस अपलोड करने हैं, तन्नू दीदी कहाँ जाएगी, किसकी कितनी फीस बची हुई है, रवि जी किधर बैठे हैं, मेरे को कौन सी स्कूल में जाना है। अगर सोचो मैं भूल जाऊं, कभी एक दिन हुआ था मेरे साथ, अभी थोड़े दिनों पहले मैं सनराइज स्कूल में पढ़ाता था, तो मैं लगातार 3 साल से गणपति स्कूल में जा रहा था। मैंने वहां से छोड़ दिया, तो एक दिन मैं गाने से गुनगुनाते हुए जा रहा था, गणपति के आगे गाड़ी लगा के घुसने ही लगा, मैं ये कौन सी स्कूल आ गई भाई। होता है ऐसा, और लिटरली मेरे साथ हुआ है। बाद में पता चला यार मैं तो स्कूल ही चेंज कर दी मैंने तो। कभी कभी हमारा माइंड क्या होता है ना, ऑफ हो जाता है एकदम से। तुमने देखा होगा ना, एकदम से पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, वैसा हमारे साथ होता है। लेकिन जो बेटा कॉन्शियस होता है, अब सुनो, तो मैं वेरिएबल के बारे में समझा रहा था, यानी कि वेरिएबल में तो डिफरेंस पैदा कर ही सकते हैं ना।
अरे एक्स के बारे में एक्स को नहीं पता कि वो क्या है, हम कैसे पता दे? तो मैं एक्स में कोई डिफरेंस पैदा कर सकता हूँ क्या? हम किस में डिफरेंस पैदा कर सकते हैं? कांस्टेंट जिनके बारे में हम जानते हैं। तो बताओ इसके मैं 1 1 1 लगा दूं और इधर में क्या लगा दूं बेटा? 2 2 2। अब हो गया ना? अब हम एक पता चल गया कि सर ये रिद्धि है और ये सिद्धि है। कहने का मतलब हमें ये पता चल गया कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है, इसके वेरिएबल्स अलग, कांस्टेंट अलग है, इसके कांस्टेंट अलग है। अब सुनो, अब ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन से ऑपरेट होगी, तो इस वाली इक्वेशन से ऑपरेट होने के तरीके कितने हैं? 4। कितने तरीके? अच्छा, सॉल्यूशन आए उससे पहले ये तो पता चल जाए कि सॉल्यूशन आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे मैंने कहा कि तन्नू दीदी अपने घर चली जा, साधन खड़े कर दिए 4, मोटरसाइकिल से ले लीजा, रवि जी सर छोड़ देंगे, मैं छोड़ दूंगा, खुद की साइकिल से चली जा या पैदल चली जा, 4 सॉल्यूशन। लेकिन इसको ये तो पता हो इसका घर का है। मेरे साथ लिटरली ऐसा केस हुआ है, एक छोटी बच्ची थी, तो मेरे को मैडम ने कहा, हम जब सनराइज में पढ़ाते थे, तो सर इसको घर छोड़ दो। मैं ठीक है भाई, अपना घर तो जानती होगी, मैं उसको बैठा के लिया मैं बोला बेटा तेरे घर का है? बोला मैं तो नहीं जानती। मैं वापस उसको घुमा फिरा के स्कूल में छोड़ा। सर क्या बात हो गई? मैं ये घर ही नहीं जानती अपना, मैं कहाँ छोड़ दूं? अपने घर थोड़ी ना ले जाऊं इसको। ऐसे ही तुमको ये तो पता हो लिटरली तुमको जाना कहाँ है, तुम साधन तो कोई सा भी यूज ले सकते हो। इसलिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आंसर भी आएंगे या ये आंसर आएंगे या नहीं आएंगे। इसी को कहते हैं नेचर ऑफ नोट्स। क्या कहते हैं बेटा? अब बताओ ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? तेरा तो माता इसमें काम कर रहा है गधे। बताइए क्या लिखा हुआ है? नहीं है क्या ये? लीनियर इक्वेशन है। क्या है? तो बताओ लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था पॉलिनोमियल का एक्चुअल काम क्या होता है रे? किसी भी पॉलिनोमियल का क्या काम होता है? ग्राफ बनाना। क्या बनाना? और लीनियर पॉलिनोमियल कैसा ग्राफ बनाता है? लाइन। क्या बनाता है? यानी कि बेटा कितनी लाइन बनेगी यहाँ पे? अरे 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन से एक लाइन बन जाएगी, दूसरी से दूसरी बन जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में कैसे ऑपरेट करके कैसे ग्राफ डेवलप करेगी, वो ग्राफ सॉल्यूशन देगा। जैसे मान लो अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक सॉल्यूशन, दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन, और भैया हर जगह पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो बहुत सारे सॉल्यूशन। दो जगह जैसे हम मैंने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला बनाता है। क्या बनाता है? तो वो घूम के वापस एक्स एक्सिस को काटता है ना। जब मैंने आपको पॉलिनोमियल वाला चैप्टर बताया था तो मैंने इस तरीके से बताया था कि ऐसे घूम के फिर से काटेगा, तो बताओ कितनी बार काट रहा है? तो 2 सॉल्यूशन आते थे। यानी कि कोई ग्राफ अपने आप को दूसरे से कितनी बार इंटरेक्ट करवा रहा है उतने सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, हमारे घर में हम एक से ज्यादा बहन भाई होते हैं तो सबसे ब्लड रिलेशन होता है ना, कितनी बार इंटरेक्ट हुए, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे चाचा जी, तो ब्लड रिलेशन जिस हिसाब से इंटरेक्ट होते हैं उस हिसाब से हमारे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। उसी प्रकार से भैया यहाँ भी सॉल्यूशंस निकलेंगे। उस सॉल्यूशंस को निकालने के लिए हम बनाएंगे छोटा सा इंडेक्स। क्या बनाएंगे? छोटा सा इंडेक्स बनाएंगे। तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी बनाना चालू करो। ऐसे एक डब्बा बना लो ये। हाँ बिल्कुल लिखना है वेहन, यहाँ लिख देना वेहन, वेहर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखो? वेहर, जहां ये लिखो फिर एंड लिखो, फिर दोनों के आगे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लगा दो। बस आज ये इंडेक्स ही बनाएंगे, कल से क्वेश्चन आंसर चालू कर दे। यहां तो लिखेंगे रिलेशन, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे लाइन और यहां लिखेंगे नेचर। हाँ नोट कर लिया। अब एक बार थोड़ी देर बोर्ड पे देख लो, उसके बाद में ना छाप लेना। बस इधर देखो, सबसे पहले बताओ x का कोफिशिएंट क्या है? तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है? तो a1 किससे ऑपरेट होगा? अरे x की मीटिंग x से हो सकती है, खाली x वाला बात करेगा तो x वाले से करेगा। तो भैया a1 का रेशो तो बना दिया a2 से, और b1 का रेशो किससे बना दिया? अगर इन दोनों का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू आई, यानी कि हमने a1 की a2 से बात करवाई, कुछ रिजल्ट निकला, b1 की b2 से कोई बात करवाई, रिजल्ट निकला, और दोनों में असहमति हो गई। जैसे एग्जांपल से समझते हैं,
हम दोनों ने मिलके बात की यार उज्जैन चलेंगे घूमने, इन दोनों ने बात की भाई शिमला चलेंगे, हम दोनों एक जगह आए, बोले यार घूमने चलेंगे, बोले कहाँ चले, मैंने बोला यार हम उज्जैन चले, ये इन्होंने मना कर दिया हम नहीं जा रहे, और फिर ये बोले कि हमारे साथ चलोगे कि घूमने शिमला, तो हमने मना कर दिया, बात आगे बढ़ी, घूमने वाला प्लान ही कैंसिल हो गया। वैसे ही A1 A2 B1 B2 का रिजल्ट दोनों मैच हुआ ही नहीं, दोनों मैच, इस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा बेटा यूनिक, क्या मिलेगा, यूनिक का मतलब ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जो दोबारा नहीं आएगा फिर। यूनिक का मतलब क्या होता है, हम अपनी आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, अपने आप में हम सब यूनिक हैं, मेरे जैसा दूसरा नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, देख लो भैया पूरे संसार घूम के आ जाओ, मैं यही मिलूंगा तुमको। रवि जी सर की, रवि जी सर यूनिक है अपने आप में, नक्षत्र अपने आप में यूनिक है, तुम सब अपने आप में यूनिक हो, तुम्हारे जैसा कोई, लेकिन रिद्धि के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, उसके लिए एक और है। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, अपने आप में, हिंदी में इसको कहते हैं अद्वितीय, क्या बोलेंगे, अ यानी कि नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, इसके जैसा दूसरा। अच्छा लाइन कैसी मिलेगी बेटा, इंटरसेक्टिंग, कैसी मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है बेटा, ऐसे क्रॉस में, है ना, मैं लाइंस भी बनाता हूं ऐसे। लाइन की डेफिनेशन जानते हो, लाइन की डेफिनेशन, जब इनफाइनाइट पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में जुड़ते हैं इनफाइनेटली लेंथ के लिए, तो उसको बोलते हैं लाइन, क्या बोलते हैं, इधर भी चले जा रही है, इधर भी चले जा रही है, a geometrical structure we have never ever end point, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये कहा गया है इसका, एक ऐसा पॉइंट जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता भैया, ये नीचे पड़ा है ना, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसका कोई एंड पॉइंट, भैया इधर भी चले जाओ, वो लाइन पढ़ते हो ना एसएसटी में, इक्वेटर, एक कैंसर लाइन पढ़ते हो, एक कौन सी होती है, एक, हाँ एक तो कैप, एक तो कैप्रिकॉन, एक एक कैंसर और एक इक्वेटर, और एक बीच में होती है ग्रीनविच लाइन, मीडिएटर लाइन जिसको बोलते हैं। लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा कहां से स्टार्ट हो रही है कहां एंड हो रही है पता ही नहीं है, आ गई क्या बात समझ में, तो ये वही लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही सॉल्यूशन देती है, क्यों, क्योंकि बेटा ये दुनिया में एक ही बार मिलती है, ये लो भैया, ये यहां मिल गई, अब दोबारा कहीं नहीं मिलेगी, ये लाइन इधर से आ रही है तो यहां आ गई और आगे चली गई, ये लाइन यहां से आ गई तो ये यहां मिल गई, अब इसको घुमा के आप मिला नहीं सकते वापस, मिला दिया तो फिर लाइन कैसी, फिर वो तो कर्व लाइन हो गई, क्या हो गई, लाइन होती है जो स्ट्रेट होती है, एक बार मिल गई उसके बाद में नहीं मिलती है, आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा नेचर कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत, संगत का मतलब होता है, बोलते हैं ना जैसी रंगत वैसी संगत, जैसे डॉक्टर बनना है तो तुम कैसे लोगों के पास रहोगे, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाते हो, डॉक्टर होते हो, मतलब हमको कैसे लोगों की संगत करनी है। कंसिस्टेंट रिजल्ट का मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब क्या होता है, हाँ हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये कंफर्मेशन है भैया, एक कंफर्मेशन है कि हाँ इस इक्वेशन को आगे सॉल्व किया जा सकता है। जब हम ये देखेंगे कि रिजल्ट्स में कंसिस्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, जहां लिखा होगा अनकंसिस्टेंट वहां सॉल्व, इसीलिए तो मैंने बताया कि ये किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये तो पता चल जाए कि सॉल्व करना भी है कि नहीं करना, अरे कोई व्यक्ति सामने खड़ा है तो पहले ये तो पता चल जाए कि दोस्त बनाने लायक भी है कि नहीं है, कहीं तुम दोस्ती करके फिर रहे हो, बाद में बापू दूध दे तुम्हारे पकड़ पकड़ के, अरे इसके साथ तो जाना नहीं चाहिए था तेरे को, बोलते हैं ना हम कि भैया अच्छे लोगों की संगति में रहो, अगर गलत लोगों की संगति में रहोगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स तुमको कितने अच्छे संस्कार क्यों ना देते हो। आ गई बस हमने, इक्वल आदमी की सोच हम जल्दी डेवलप कर देते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा ये मैं तुमको 24 घंटे बैठा बैठा के भी समझा दूं ना तो भी नहीं समझ में आए तुम्हारे, और अगर मैं तुम्हारे दोस्त और बोला चल रहे क्या, तो बोला सर कहाँ चलना है, तुरंत चीज समझ में आ जाती है, एक सेकंड में समझ में आ जाती है भाई क्या करना है, क्योंकि इक्वलिटी जहां होती है ना वहां पर नो कॉम्प्रोमाइज, तू खींचता है मैं भी खींचूंगा, चल कहाँ चलना है, और लड़कियों में तू कहां से लेके आई है टी शर्ट, अब वो चाहे 200 किलोमीटर दूर हो, वो दिल्ली घूमने गई हो और वहां से ले आई हो, अब वो मान लो 500 रुपए की शर्ट है उसको खरीदने के लिए 5,000 का तेल जला देगी, नहीं मैं भी वहीं से लेके आऊं, कोई लॉजिक ही नहीं है। और वहीं मम्मी समझाए ना, नहीं समझ में आता, नहीं आता है ना, होता है कि नहीं होता है ऐसा बताओ, दोस्तों की चीज जल्दी समझ में आ जाती है ना, इसलिए दोस्त अच्छे बनाओ, अब मेरे जैसा दोस्त बनाओगे तो मैं तो यही कहूंगा 24 घंटे पढ़ो बेटा, ये करो वो करो, तुम्हारे समझ में आ जाएगी, हाँ यार सर बढ़िया बोल रहे, ऐसे दोस्त बनाओगे तो क्या होगा। अब सुनो ये फर्स्ट केस है बेटा, ये क्या है, दूसरा केस देखो, जैसे मान लो A1 अपॉन A2 हो गया और B1 अपॉन B2 हो गया, देखो मान लेते हैं
कि हम दोनों बोले यार घूमने चलेंगे, उज्जैन चलेंगे, अब महाकाल के दर्शन करके आएंगे। ये दोनों भी उधर यही मीटिंग बना रहे हैं, इनके भी मन में आ रहा है, हम दोनों ने एक ही रील देखी है कि भैया हमारा दोस्त वहां घूमने गया, इन दोनों ने बोला यार उज्जैन चलेंगे। हालांकि मेरे को नहीं पता है क्या मीटिंग करके आ रहे हैं और हमारी क्या मीटिंग चल रही इनको नहीं पता। और जैसे ही हम आए और हमने बोला यार घूमने चलेंगे, बोला हम उज्जैन चलेंगे, बोले यार हम भी यही सोच रहे थे उज्जैन चलो। तो बताओ बात आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो हम बात आगे बढ़ाएंगे और हम आगे बढ़ाने के बाद में छपरियों को भी लेंगे। छपरी मतलब ऐसे लोग जो एंटरटेन होते हैं, फ्री होते हैं, बोले यार हम बोले यार ऐसे करते हैं इन लड़कियों को भी ले चलते हैं, खाना ही बना के खिला देगी और तो कुछ नहीं। हाँ, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ ना, कुछ ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा कहने का मतलब। तो अब इनसे पूछा जाएगा, दो दोस्त होते हैं ना, दोनों में रजामंदी होती है, हम तीसरे से भी पूछ लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। जैसे हम कहीं रास्ता देखने जा रहे हैं, बोले भाई साहब ये स्वर्ण मंदिर कहाँ है, बोले इधर से घूमने चल। फिर हम एक और को पूछते हैं तो गोल्डन टेम्पल किधर है, थोड़ी सी भाषा चेंज करके, बोले सर इधर से चलो। फिर हमारे मन में आता है एक और पूछ लेते हैं, दो तो लोग बोल रहे सेम बता रहे, होता नहीं होता मन में, तो हम भैया C1 से भी पूछेंगे। क्या पूछेंगे? अब बताओ, ये C1 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, या तो सिर हिला देगा कि भाई चलेगा डोंट वरी, वैसे ये सिर हिलाने वाले होते सारे। हाँ भाई, बिना पैसे में किसी को घुमाने ले जा रहे हो तो कौन मना करता है? हाँ चलो किधर चलना है, उनको कोई पता नहीं, तुम उज्जैन ले जाओ चाहे शिमला ले जाओ, उनको बोलते रहे दो दोस्त बैठने के बाद तीसरे बोलते तुम चल रहे हैं, अरे तुम चल रहे हो तो, अरे हम तो कुएं में पड़ने जा रहे हो, मेरे को पटक लो ले जाके। तो भैया ये तुम जैसे हैं तो भैया सिर हिला देंगे, हाँ भाई चलेंगे। और मेरा जैसा होगा, नहीं यार मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नहीं चल रहा भैया। ना कहना भी, नो कहना भी एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है, याद रखना। अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे पापा आके बोले ले चल घुमाने लेके चलो, नहीं, उस टाइम अगर तुम नहीं बोल दो नहीं पापा मैं पढ़ रही हूँ, तो पापा कभी भी तुम्हारा बुरा थोड़ा ना चाहते। पापा बोले मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, तू पहले पढ़ ले। लेकिन नहीं, हम तो पापा पता सिखाने दे रहे हो, चलो टेस्ट है बेटा, टेस्ट है, पढ़ने होगा टेस्ट। कितने दिनों से तो आपने कहा है पतासी के लिए, बताओ आप रोज रोज कहते हो क्या? चलो तो मैंने बोला ना, इस जैसे आप जैसे बहुत मिलेंगे। अच्छा देखो, अगर ये केस नहीं हुआ, आपने A1 से A2 से पूछा, अरे आवाज नहीं, अब देखो हंसी मजाक के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करो। या तो इसने बोला चलूंगा, या फिर ये क्या बोल देगा, नहीं चलूंगा। ये दोनों एक ही केस है ना, ये सेकंड का 1 केस है, ये सेकंड का, देखो ये तो पूरा ही अलग है। 3 केस नहीं होते, होते केस 2 ही हैं। देखो A1 A2 B1 B2 में बात बनी नहीं तो हम C1 C2 के पास जाएंगे ही नहीं। अगर A1 A2 B1 B2 में बात नहीं बनी तो ये कॉन्सेप्ट है कि सॉल्यूशंस यूनिक मिलेंगे, लाइंस इंटरसेक्टिंग मिलेगी और नेचर कंसिस्टेंट मिलेगा। लेकिन मान लो A1 A2 और B1 B2 में बात बन गई तो हम C1 C2 के पास जाएंगे। तो या तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, मतलब तीसरी बात कहाँ हुई? या तो वो यूं कर देगा या यूं कर देगा। तो ये सेकंड का फर्स्ट केस बना और ये सेकंड का क्या बना? तो देखो रे भैया, जब उसने हाँ कर दिए मतलब तीनों रिजल्ट्स आपस में क्या कर गए, तो सॉल्यूशंस मिलेंगे भैया मैनी। क्या मिलेंगे? मैनी या इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, हिंदी में बोलते हैं अनंत। क्या मिले बोलेंगे? इतने सॉल्यूशंस मिलेंगे जितनों जितनों को हम समेट भी नहीं सकते भैया, बहुत सारे मिलेंगे। आप जितना काम में लेना चाहो उतने ले लो, ठीक है। लाइन कैसे मिलेगी? लाइंस मिलेगी बेटा कोइंसिडेंट। क्या मिलेगी? कोइंसिडेंट, या कोइंसाइड भी बोल देते हैं। अच्छा ये लाइंस कैसी होती है, इधर देखो, अगर एक लाइन यहां से यहां जा रही है, ए बी यहां से जा रही है, तो फिर पी क्यू भी यहीं से जाएगी। ये लो भैया, यानी कि जस्ट ऊपर से। हाँ? जैसे इसके नीचे बनी ऊपर, अच्छा ऊपर बनी नहीं, नीचे बनी हुई है, नहीं ऊपर बनी हुई, सॉरी। जैसे ये दुकान है, इसके जस्ट ऊपर एक और दुकान है कि नहीं है, तो एक कोइंसिडेंट है। क्या है? जैसे मान लो ये बुक है, अब इस बुक को भी मैं इसी के ऊपर रख देता हूँ, ये लो। अब ये दोनों बुक्स आपस में क्या हो गई? कोइंसिडेंट हो गई। क्या हो गई? जब हम एक पाथ को फॉलो करते हैं, उसी पाथ को कोई दूसरा भी फॉलो करता है, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट पाथ। क्या बोलते हैं? आ गई क्या बात समझ में? यानी कि एक लाइन उसी लाइन से दोबारा से लाइन जा रही है, तो वो तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे मान लो मैंने एक लाइन यहां बनाई और भी अंकित ने भी इसी के ऊपर एक और लाइन बना दी दूसरे पेन से, तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हर पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलेगा। जब जब इंटरसेक्शन होगा तब तब सॉल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा? तो भैया देखो इसमें मैनी सॉल्यूशंस आ गए। कितने सॉल्यूशंस आ गए? और इसमें भैया लाइंस कैसी है? कोइंसिडेंट। रिजल्ट आ रहा है ना, हमको तो रिजल्ट से मतलब है, तो हम भैया नेचर बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? यानी कि नेचर मिल रहा है कंसिस्टेंट। हम अरे भैया हमको तो सॉल्यूशन चाहिए, 1 2 चाहे 10 दो। प्यास लग रही है सर, क्या लग रही है? अब आप पानी पिलाओ चाहे स्प्राइट,
हम तैयार हैं, दूध पिलाओ या रसना पिलाओ या शरबत पिलाओ, हमारे तो प्यास बुझनी चाहिए। आ गई क्या बस हमें? अब चाहे इंक्लाइन वाटर पिलाओ, वाटर बोतल पिलाओ, नल का पिलाओ, नदी का पिलाओ, समुद्र का पिलाओ, आप कितने ही सॉल्यूशन दे दो, हमारे तो प्यास बुझनी चाहिए। क्या बुझनी चाहिए? अब सुनो भैया, लास्ट वाला केस देखो भैया। इस केस में क्या होता है, जब सीवन मना कर देता है, वो बोलते हैं ना, हमारे राजस्थान में बोलते हैं कि नाट हो गई, अब नहीं चले। जैसे मान लो मैंने बोला मम्मी से कि आज चलो मंदिर चलते घूमने, तो मम्मी बोले नहीं आज नहीं जाऊंगी मैं, तो वो नाट हो गई, तो हम मना कर देते, भाई सारा काम ही फिर हम कर देते, नहीं चलेंगे। जैसे दो दोस्त होते हैं, बोला आज स्कूल चल रही है क्या, तो फोन करते बोले नहीं चल रहे, तो हम भी बोलते नहीं चल रहे। अच्छा ये केस है ना, जो ननिहाल में बहुत होता, मेरे साथ तो होता है। हम जब भी ननिहाल जाते हैं तो अपने मौसी वाले को खुद खाते हैं पहले, क्योंकि मौसी का हमारा एक ही जगह रहता है सिस्टम। अरे मौसी वालों का ननिहाल भी वही रहता है। हम पहले उसको फोन करते हैं, तू चल रहा है क्या, बोले नहीं चल रहा, हम भी नहीं जाते, क्योंकि मामा वालों से जल्दी से बनती नहीं है, मौसी वालों के साथ जल्दी बनती है। तुमने नोटिस किया होगा ना। तो हमारे देखो नेचर जैसा है ना, वैसे मैथमेटिक्स है। इन दोनों ने रजामंदी कर ली, लेकिन ये बोले यार उसके बिना नहीं थे। वो बोला मैं तो नहीं चल रहा, तो हम भी बोले हम भी नहीं चल रहे। तो भैया यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। कई बार हमारे जिगरी दोस्त होते हैं, जैसे मान लो तीन की टिकड़ी होती है, तीन की अधिकतर ऐसे माना जाता है, साइकोलॉजी ये कहती है कि तीन दोस्त ज्यादा घनिष्ठ होते हैं। दो दोस्तों में फूट डला के अलग कर सकते हो, तीन या तीन से ज्यादा दोस्त होते हैं उनमें घनिष्ठता होती है। क्या होती है? वो जो तीन दोस्त होते हैं ना, वो जैसे मान लो कोई एक ऐसा दोस्त होता है उन दो को पकड़ के रखता है। जैसे मान लो दो दोस्तों में लड़ाई होगी, तुरंत टूट गई। लड़कियों में बहुत बहुत होता है, लड़कियां हमेशा दो ही दोस्त रहती है, दोनों में एक फूट डलवा दी, वो जिंदगी भर बात नहीं करती, फिर नहीं करना तो नहीं करना। लेकिन लड़कों में क्या होता है, अधिकतर तीन दोस्त होते हैं। थ्री इडियट्स में देखो, थ्री इडियट्स में वो दो दोस्त लड़ भी लेते हैं ना, तो वो एक उनमें सेटलमेंट करवा देता है। और लड़कियों में भी अगर तीन दोस्त होती है तो सेटलमेंट हो जाता है, यार छोड़ना उसकी बात छोड़ना। वैसे इधर है भैया, अगर इन तीन में से दो राजी है, एक मना कर दिया, तो वो दो भी बोले हम ही नहीं चल रहे, फिर तो नहीं चल रहे, तो भैया क्या सोल्यूशन देगा? ऐसे हम कहानियां बना। देखो मैं जितनी भी चीजें बताता हूँ ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो करते हैं ना इधर उधर की, जो हमारी स्टडी से कोई लिंक नहीं है जिनका, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट समझा जाती है। क्या समझा जाती है? अब बताओ, एक कहानी हम बना सकते हैं कि दो दोस्तों में रजामंदी नहीं है, तो सॉल्यूशन निकलेगा एक, किसी एक ही जाएगा भैया। अगर दो दोस्तों तीन दोस्त है, तीनों राजी हैं, तो भैया जैसे जहां घूमो फिर तुम्हारे। और भैया अगर एक भी मना कर देगा तो हम कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे। तो इस केस में C1 C2 मना कर रहा है कि भैया नहीं आएगा रिजल्ट, तो नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन आता है ना, तो लाइंस बनती है पैरेलल। क्या बनती है? देखो, अगर दो सहेलियां हैं, दोनों में बात अनबन है, तो एक इधर पानी पी रही है, एक इधर पानी पी रही है, लेकिन बोलेंगे नहीं। एक इधर पार्क में घूम रही है, एक इधर पार्क में घूम रही है, लेकिन बोलेंगी। तो पैरेलल काम चल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। आगे ये बात समझ में? वही कहानी इधर है। देखो नो सॉल्यूशन कब निकलेगा? जब लाइंस कैसी होगी बेटा? पैरेलल। पैरेलल लाइंस कैसी होती है? एक ऊपर निकल जाती है और एक, यानी कि दोनों साथ साथ में चलती है। किसी ने मेरे को बहुत कहा, एक मैं रील्स देख रहा था, उसमें बोला था कि मैथ्स में इमोशंस नहीं होते। बिल्कुल होते हैं मैथमेटिक्स में इमोशंस। देख लो, ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को कभी कभी साथ नहीं छोड़ती इसका, लेकिन बोलती भी नहीं है इससे। बताओ ऐसा दोस्त देखा क्या तुमने कि तुम कहीं पर पिट रहे हो, तुमको बचाने पहुंच गया, लेकिन तुमसे बात नहीं कर रहा? तो सोचो कितना तगड़ा इमोशन है। हाँ होता है क्या ऐसा? बहुत बार होता है। हम हमारे दोस्तों के साथ में चाहे भले लड़ाई हो जाए, लेकिन दूसरा कोई हाथ लगा के दिखा दे। हम अपने पारिवारिक सदस्य से अनबन कितनी हो जाए, आज हमारी छोटी छोटी बातों को ले जाकर अनबन हो जाती है, मम्मी से हो जाती है, पापा से हो जाती है, भाई बहनों से हो जाती है। दूसरा कोई बोल के दिखा दे, तो मैथमेटिक्स में बहुत तगड़े इमोशंस होते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में गुस्से वाले भी इमोशंस होते हैं। इधर देख लो, बोले एक ही बार मिलूंगा, दोबारा लाइफ में नहीं मिलूंगा। ये बोल रहा है अपन दोनों भाई। वो गाना नहीं आता क्या, जब तक रहेगी दोस्ती? वो कौन सा है, जय वीरू का गाना नहीं आता? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तब मगर साथ नहीं छोड़ेंगे। ये वो वाली दोस्ती है, ये एक बार वाली दोस्ती है। ये ऐसी दोस्ती कि बोलूंगा नहीं, लेकिन साथ में नहीं छोड़ूंगा। इमोशंस होते हैं मैथमेटिक्स में। अच्छा, जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो भैया कोई रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो भैया नेचर कैसा हो जाएगा? अनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अब सुनो, एक चीज और समझ लो, टाइम हो गया। इन कॉन्सेप्ट्स को लगाने के बाद में हमें ये पता चल जाता है कि भैया आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ, दो केस में आंसर आएगा और तीसरे केस में आंसर। अच्छा, ये आंसर्स निकालेंगे कैसे? तो चार मेथड्स होते हैं, कल बात करेंगे, अभी लिख लो। पहला मेथड तो होता है ग्राफिकली। क्या होता है? ग्राफिकली मेथड। ये क्या होता है कल बताएंगे भैया। दूसरा होता है भैया सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है?
सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा क्या होता है? इलेमिनेशन। क्या होता है? इलेमिनेशन मेथड। और भैया चौथा क्या होता है? क्रॉस क्रॉस मल्टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहला होता है ग्राफिकली मेथड। क्या होता है? दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा होता है इलेमिनेशन मेथड, और चौथा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम ये वाला नहीं पढ़ेंगे भैया, लेकिन बात करेंगे। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे आगे बस में। पढ़ना हमारा काम है भैया, सारी चीजें पढ़ेंगे। और वैसे भी अभी तो स्टार्टिंग फेज में आराम से पढ़ेंगे। अगर यही चैप्टर मैं एग्जाम के टाइम पे पढ़ा रहा होता तो मैं कभी भी वो बताता भी नहीं तुमको, लेकिन अभी हम फ्री हैं, पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत। इनका नाम याद, इनका नाम लिख ले जाना, आजकल आके इनके बारे में बात कर लेंगे ना। आज की क्लास में इतना ही। हंसते मुस्कुराते हो घर जाओ, कल फिर से लौट के आना भाई।